जितने भी जीनियसेस आप सोच सकते हैं अब तक दुनिया में, मान लीजिए भारत के हों, बाहर के हों, सभी जगह के ऐसे जीनियस जो साइंटिस्ट रहे हों, इंजीनियर्स रहे हों, पॉलिटिशियंस रहे हों, बड़े बड़े या स्ट्रेटेजिक लीडर्स रहे हों, वो सारे के सारे आपके बगल में बैठे हुए हैं आपको सलाह देने के लिए, आपका काम करने के लिए। फ्री मुश्किल अगर है। वो हो गया तो फिर क्या? हो सकता है किसी एआई से बैठे हम यहाँ पे बात कर रहे हो अगली बार, या ये भी हो सकता है कि मेरी जगह भी कोई एआई बैठा हो, आपकी जगह भी कोई एआई बैठा हो। नहीं, कई बार कई सेलिब्रिटीज ने भी इसकी कंप्लेन की है कि उनकी आवाज का इस्तेमाल किया जा रहा है एआई, तो ये खतरे की घंटी है कि क्या मशीनें दुनिया पर कब्जा भी कर सकता है। अगर अभी किसी ने मिशन इम्पॉसिबल देखी हो रिसेंटली तो वहां की आ सकती है, ट्रांसफॉर्मर्स की तस्वीर आती है, मूवीज। क्या मशीनें दुनिया पर कब्जा भी कर सकती है। भाई एआई के आने से जो है जॉब जाने का खतरा जो है बढ़ चुका है। जैसे जो लड़ाइयां होती हैं, उन लड़ाइयों के पीछे जो रीजनिंग दी जाती है, एआई ह्यूमंस को गुलाम बना लेगा और उनसे काम कराएगा, कुछ नौकरियां जरूर जाएंगी। बिल्कुल आप तैयार रहिए उसके लिए कि वो मरने मारने पर चीजें उतर आए। एडल्ट वेबसाइट्स जो होती हैं, पोर्नोग्राफी जो होती है, वो दिक्कत की बात होती है, उस पर आप लिमिट लगाते हैं। या मान लीजिए किसी का कत्ल नहीं किया जा सकता, यहां पर आप बैरियर लगा देते हैं। तो ऐसे बैरियर्स आपको एआई के लिए भी सेट करने हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अश्मिता सिंह राजपूत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं द अश्मिता में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, या यूं कहे कि आपके भविष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। जी हाँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ एआई के बारे में, जो हर किसी के जुबान पर है कि आखिरकार एआई है क्या और इसका इस्तेमाल हम कैसे करें। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाने माने एक्सपर्ट एआई के रजत मिश्रा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। रजत जी, हमारे जो दर्शक है, हमारे जो व्यूवर्स है, वो ये जानना चाहते हैं कि एआई है क्या, इनके सारे पहलुओं के बारे में जानना चाहेंगे। संदर्भ है, बहुत सारी चीजें हैं, कई मिथ भी हैं। लोग जानना चाहते हैं कि सबसे पहले ये एआई है क्या और कहाँ से एआई आया, कैसे लोगों के दिमाग में आया कि एआई आते ही हमारी जिंदगी जो है पूरी तरीके से बदल सकती है। देखिए, एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, भले हम आज मशीनों के हिसाब से कंप्यूटर सिस्टम की बात कर रहे हों, लेकिन आप इमेजिन कीजिए जब हम कहानियां रामायण या महाभारत की पढ़ते हैं, पुराणों की पढ़ते हैं, या ऐसी कई मैथोलॉजिकल या फोक स्टोरीज भी पढ़ते हैं, तो बहुत बार हमें ऐसे पेड़, ऐसे पत्थर मिलते हैं जो बोल रहे होते हैं या वो बातचीत कर रहे होते हैं। यानी ऐसे जो जीव नहीं है, यानी जो मनुष्य भी नहीं है, ऐसे पदार्थ भी, पत्थर भी बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, यानी उनके पास सोचने की क्षमता है। ये ऐसा सवाल है जो फिलॉसफी के रूप में, दर्शन के रूप में, कहानियों के रूप में बहुत समय से चलता आ रहा है। यानी जैसे खुलजा सिमसिम की हम अलिफ लैला की कहानियों की बात करते हैं, यानी किसी कमांड से कोई गुफा, उसका दरवाजा गवर्न किया जा सकता है। ये हमेशा से मनुष्य के मन में भी सवाल रहा। पर जब 1940-1950 के दशक की बात आती है, वहाँ स्पेशली जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था और जर्मन जो सोल्जर्स थे, उनके सबमरीन्स थी और उनकी जो फाइटर प्लेन्स थे, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, और जो अमेरिकन और ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, उनकी जो आर्मी है, वो उतना टैकल नहीं कर पा रहे थे। उस ड्यूरेशन में एक शख्स हैं, एलन ट्यूरिंग। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो जर्मनी के कोड को तोड़ सकता था, कोड ब्रेकर के तौर पे। इसे सबसे पहला कंप्यूटर कहा जाता है या ट्यूरिंग मशीन कही जाती है। अब एलन ट्यूरिंग ही वो शख्स हैं जिन्होंने युद्ध खत्म होने के बाद 1950 में एक सवाल पूछा, कैन मशीन थिंक? सवाल ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आप मशीन से छोटा मोटा कोई काम करा सकते हैं, आपके यहाँ प्रेस होगा, उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप माइक से बोल पा रहे हैं, ये बेहतर तरीके से उसको पहुंचा रहा है ऑडियो को, लेकिन क्या मशीनें सोच भी सकती हैं? एलन ट्यूरिंग का जो ये सवाल 1950 के दशक में पूछा गया, उन्होंने फिर एक ट्यूरिंग टेस्ट बनाया जिसमें वो ये पता कर सकते थे कि जब वो बातचीत करते थे तो उनकी जो रिस्पॉन्स कर रहा है उसके हिसाब से वो आइडेंटिफाई करते थे कि ये मशीन बोल रही है या कोई ह्यूमन मुझसे बात कर रहा है। जैसे मान लीजिए पर्दे के पीछे दो हैं, एक ह्यूमन है, एक मशीन है, वो कई सवाल पूछ रहे हैं और दोनों आंसर दे रहे हैं। अगर मशीन ने ऐसा आंसर दिया कि यहां बैठा हुआ शख्स ये पहचान ना पाए कि दोनों में कौन ह्यूमन है, कौन मशीन है, या दोनों इंसान ही हैं, वहां पर वो मशीन ट्यूरिंग टेस्ट पास कर जाएगी। ये सबसे पहला केस था या इस तरह की बातचीत थी जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात होनी शुरू हुई। फिर 60s और 70s का दशक, उसमें बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ, लेकिन फिर 80s और 90s आते आते, जैसे आपने ये सुना होगा कि डीप ब्लू करके एक कंप्यूटर था जिसने गैरी कास्परोव को चेस में हरा दिया।
अब शतरंज में उस समय ये बड़े नाम होते थे, गैरी कास्परोव, और वो वर्ल्ड चैंपियन थे। उनको अगर एक मशीन हरा पा रही है, यानी बेस्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन को, इंसान के सबसे बेहतरीन दिमाग को मशीन ने हरा दिया। यानी अब मशीनों की चर्चा बढ़नी शुरू हुई और ये सवाल और ज्यादा पूछा जाने लगा कि क्या मशीनें सोच सकती हैं? जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सारी बात है, क्या मशीनें सोच सकती हैं? क्या मशीनें क्रिएट कर सकती हैं? क्योंकि आपका कहा तो मशीन मान लेगी, रिमोट से आपने ऑन किया, ऑफ किया। जब ये 1990 के दशक में ये बात आई, फिर 2000 और 2010 का जो दशक रहा, उस समय चिप्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमीकंडक्टर, इन सब में बहुत ज्यादा नई नई चीजें आनी शुरू हुई। यानी प्रोसेसिंग पावर जो होती थी हार्डवेयर की, वो बहुत बेहतर हो गई। ये प्रोसेसिंग पावर जरूरी थी मशीनों को इस तरह से बनाने के लिए कि वो सोच पाएं, यानी वो ऐसा कुछ क्रिएट करने की तरफ भी बढ़ पाएं जो पहले वो सिर्फ एक सामान्य ऑर्डर या फिर एक प्रॉम्प्ट या एक कुछ उसके कोड लिख रहे हैं, उससे सफिशिएंट नहीं है ना। जैसे हमारा दिमाग क्या है, बहुत सारी चीजों को एक साथ तुरंत कैलकुलेट करके आपको उत्तर देने के लिए हो जाता है या कोई काम करने के लिए आ जाता है, लेकिन ये प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स में बहुत स्लो होती है इंसानी दिमाग के कंपैरिजन में। पर जब प्रोसेसिंग पावर लगातार बढ़ती गई, तब ये चीजें भी फास्ट होने लगी। यहां पर आता है फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक अलग रूप। अब इससे पहले कि जो आज के सेंस में ज्यादा पॉपुलर चीजें हैं, जैसे चैट जीपीटी, क्योंकि हम उसके अराउंड बातचीत, इस बारे में हर कोई जानना चाहता है, शुरू हुई चर्चा। लेकिन इसके पहले एक और स्टेप है। आपने, अगर आप YouTube में हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं या फेसबुक वगैरह आपने एक्सेस किया है, सभी हम सोशल मीडिया यूज करते हैं, इसमें रिकमेंडेशंस आती हैं। जैसे कि अगर आपको नेटफ्लिक्स की ये सीरीज पसंद आई है, तो शायद आपको ये टीवी शो भी पसंद आए, शायद आपको ये मूवी भी पसंद आए। यूट्यूब में भी मान लीजिए आपने किसी ने आपका देखा पॉडकास्ट, उसे अच्छा लगा या वो टॉपिक अच्छा लगा, तो उस टॉपिक से जुड़े और पॉडकास्ट या ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियोस यूट्यूब उनको सजेस्ट करता है। ये भी एक तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स रहते हैं या बहुत सारी कमांड पहले से दी हुई रहती हैं, जो एग्जिस्टिंग डेटा के अनुसार, यानी जो लोगों ने देखा है उसके अनुसार, जो दूसरा डेटा है उसकी तरफ उसको डाइवर्ट कर पाते हैं। ये भी ट्रेडिशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो इसका भी काफी ज्यादा इस्तेमाल होना शुरू हुआ, गूगल मैप वगैरह इन सब में भी इसका इस्तेमाल होता है। अब बात आती है चैट जीपीटी की, क्या हो रहा है, ये क्या बवाल है ना। ये होता है जनरेटिव एआई, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब तक हमने ट्रेडिशनल एआई की बात की। जनरेटिव मतलब ऐसी चीज जो कोई भी चीज को जनरेट कर सके, बना सके, है ना। मान लीजिए आप किसी इंसान को भी सिर्फ स्पेसिफिक टास्क देते हैं, कि जैसे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रही हैं, आपने एक स्पेसिफिक मुझे टास्क दिया कि आपको एक शब्द में आंसर देना है, या हाँ या नहीं में आंसर देना है। ये ट्रेडिशनल चीज हो गई। लेकिन आपके क्वेश्चन पर जब मैंने चीजें बनाकर, यानी कि शब्द और सेंटेंसेस बनाकर बोलना शुरू किया, तो मैं जनरेट कर रहा हूं। अब ये इंसान तो कर पाते हैं, बट ये मशीन नहीं कर पा रही थी। जनरेटिव एआई जो आया, उसने एक्चुअल में न सिर्फ एक शब्द में या जो पूछा गया है उसी का आंसर देना शुरू किया, बल्कि सेंटेंसेस बनाने शुरू किए, पैराग्राफ्स बनाने शुरू किए, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो उसे लगने लगी वो उसने बनाना स्टार्ट किया। हालांकि उसके लिए पहले प्रॉम्प्ट दिया गया, पहले से उसको ट्रेन किया गया इस चीज के लिए, लेकिन ये होता है जनरेटिव एआई। जैसे जीपीटी, चैट जीपीटी में जो जीपीटी होता है, उसका जी है वो जनरेटिव है, और फिर पी जो होता है वो प्री ट्रेन्ड होता है, यानी कि पहले से उसको डेटा फीड करा करा के ट्रेन किया गया है। अब वो ट्रेनिंग कैसे होती है? देखिए, बच्चे हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं, साल 1.5 साल का है, तो वो मामा पापा बोलने में उसको तकलीफ होती है, और वो क्या करता है, वो हमारी बात को रिपीट करने की कोशिश करता है। जैसे हम उसके सामने बार बार पापा, मामा, ये मम्मा ऐसा करते जाते हैं, थोड़े दिनों में वो उस चीज को रिपीट करता है, और वो वही बात बोलता है जो हम उसे कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। तो उसके शब्द पानी या फिर मम्मम, पापा, जो भी है, ये इस निकल कर आएगा। पर कुछ समय में जब वो आपको देखता है, लगातार आपको बातचीत करते हुए सुनता है, तो उसकी भाषा बदलती है, नई नई चीजें आती हैं, और कुछ समय बाद वो ऐसी चीजें बोलने लग जाता है। और मुझे लगता है कि जो भी पेरेंट्स हैं उनको ये चीज याद रहती है कि किस समय उसने पूरा सेंटेंस बोला, या किस समय ऐसी बात उसने बोल दी जो हमने उसे नहीं सिखाई थी। बिल्कुल ऐसा होता है ना। तो ये जो सीखने वाली बात है कि उसने बोला, उसने ये चीज खुद मन में कैलकुलेट कर ली, मन में उसने समझ लिया, क्रिटिकली एनालाइज कर लिया, और ऐसी चीज बोली जो आपने उसे हो सकता है न सिखाई। ये होता है जनरेटिव पार्ट। तो जो बच्चा 1.5-2 साल में, 2.5 साल में सीखता है, जनरेटिव एआई यही चीज कर रहे हैं।
ये पूरा का पूरा सिस्टम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, जिस पर बेसिकली आज के समय में इतनी बातचीत है, लोग इतने जानना चाहते हैं और चर्चा हो रही है। एआई जो है, ये बताइए कि जो साधारण सॉफ्टवेयर है या ऑटोमेशन है, उससे अलग क्यों है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब साधारण सॉफ्टवेयर की आप बात करते हैं, मान लीजिए आप एक्सेल शीट ले लीजिए जिसमें सिर्फ कुछ नहीं तो जोड़ना है, या कैलकुलेटर सिंपल सा आप ले लीजिए जिसमें आपने एक नंबर डाला, फिर 10 डाला, फिर आपने 20 डाला, दोनों को जोड़ दिया, कभी गुणा कर दिया, भाग कर दिया। यहाँ पर आप स्पेसिफिक कुछ उसको आदेश दे रहे हैं, कुछ प्रॉम्प्ट पहले से डाला जा रहा है, या कोई चीज उससे कही जा रही है कि आप ये एक्शन लेंगे। ये नॉर्मली सॉफ्टवेयर होते हैं। कॉम्प्लिकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो ये होता है कि आप एक छोटा सा डिसीजन यहां से ले रहे हैं, मान लीजिए आपने सिर्फ एक बटन क्लिक किया, पीछे में बहुत सारी प्रोसेसिंग हो रही है सॉफ्टवेयर में भी, है ना, लेकिन वो प्रोसेसिंग जो हो रही है वो अभी भी बहुत सारे कोड्स का परिणाम है, बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स है। मतलब एक डिसीजन आपने लिया, पीछे में हो सकता है कंप्यूटर ऐसे 1000 डिसीजन लेकर आपको उसका उत्तर दे रहा हो, है ना, लेकिन वो जो प्रोसेस है वो आपके सामने नहीं आ रहा है, ये अभी तक सॉफ्टवेयर में है, लेकिन वो उसी चीज का डिसीजन या उसी चीज का उत्तर आपको दे रहा है जो आप उससे पूछ रहे हैं, और जो स्पेसिफिक उसको बताया गया है कि आपको ये ही प्रोसेस फॉलो करना है। लेकिन जब हम जेन एआई या लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स या इस तरह की चीजों की जब आज के टाइम पे एआई की बात करते हैं, तो वहां पर ये हो रहा है कि ये सिर्फ इन चीजों से बाध्य नहीं है, उसकी जो लिमिटेशंस हैं वो इतनी नहीं है कि उसे ये ही प्रोसेस फॉलो करना है। वो अपने प्रोसेस को फॉलो करने के लिए भी अब इंडिपेंडेंट होता जा रहा है, और वो अपने हिसाब से उसे जो सही लगता है, जो आपके लिए उत्तर होना चाहिए, जैसे मान लीजिए बच्चे भी होते हैं ना, तो कभी कभी कुछ झूठ बोल देते हैं, या कभी कोई और ऐसी बात कर देते हैं, या रोने लग जाते हैं। ये उनका तरीका है क्योंकि उनको लगता है कि ये चीज आप बेहतर हो रहे हैं, या आपका जो हिस्ट्री, आपकी जो हिस्ट्री है, जैसे हमने नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लिया ना कि भाई आपको ये वाला वीडियो देखना चाहिए, वो आपकी हिस्ट्री के हिसाब से डिसाइड कर रहा है। जेन एआई है, चैट जीपीटी है, एआई है, ये भी आपकी हिस्ट्री के हिसाब से डिसाइड कर रहे हैं कि इस तरह के उत्तर आपके बेहतर हैं। पहले सॉफ्टवेयर के केस में क्या होता कि चाहे आप उसमें क्लिक करें, या आप कमांड दें, या मैं कमांड दूं, उत्तर सेम आएगा, प्रोसेस सेम रहेगा। लेकिन आज के समय में आप सेम क्वेश्चन पूछिए, हम दोनों चैट जीपीटी से सेम क्वेश्चन पूछते हैं, आपको अलग उत्तर मिलेगा, मुझे अलग उत्तर मिलेगा। ये एआई का पार्ट है। इसके कारण जो आपका जो प्रोसेस है उसमें बदलाव आया है, जो उत्तर दिया जा रहा है उसमें बदलाव आया है। इस तरह से ये सॉफ्टवेयर से एक सिनेरियो में डिफरेंट है, बाकी जो प्रोसेसिंग का पार्ट है, टेक्नोलॉजी का पार्ट है, वो अलग है। और एक और महत्वपूर्ण चीज जो इसमें होती है, जो सॉफ्टवेयर से थोड़ी अलग है, सॉफ्टवेयर में वो सारी चीजें डाली जाती हैं जो ह्यूमंस अपने हिसाब से, जो कोडर्स हैं वो बना रहे हैं और डाल रहे हैं। एआई के साथ, या जैसे चैट जीपीटी है, जेन एआई है, इसमें डेटा का इस्तेमाल किया जाता है उनको ट्रेन करने के लिए भी। जैसे बच्चे का केस मैं बार बार इसलिए ले रहा हूं ताकि हम समझ सके सीखते कैसे हैं। तो एआई के केस में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, उसने क्या किया, उस डेटा का इस्तेमाल किया, उस डेटा से सीखा। हमारी आप जैसे बातचीत हो रही है, उसने बातचीत करना सीखा, उसने डिसीजन लेना सीखा, उसने ये सीखा कि किसको क्या पहचाना जाए। जैसे होता है ना कि अब बच्चे को भी वही चीज दिखाते हैं कि इसको ये जानवर बोलते हैं, हाथी बोलते हैं, इसको घोड़ा बोलते हैं। ये चीज एआई सीखता है, और वो जो डेटा फीड किया जाता है वो कहीं का भी डेटा हो सकता है। मान लीजिए उसे पूरा विकिपीडिया आप दे दीजिए, पूरा ट्विटर दे दीजिए, उससे सारी की सारी जितनी भी और इंफॉर्मेशन एनसाइक्लोपीडियाज हैं वो आप दे दीजिए, उनसे वो फिर ट्रेन होता है, और उसके हिसाब से जो बाकी प्रोसेस है वो सारी चीजें निकल कर आती हैं। यहां जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है वो सोच पा रहा है, डिसीजन ले पा रहा है, सॉफ्टवेयर वो डिसीजन नहीं ले पा रहा, आपको लेना पड़ रहा है। मेजर फर्क यहां पर आता है जी। उदाहरण के तौर पे आप इतनी सारी चीजें बता रही हैं, तो एक और चीज बताइए आप कि एआई से, अगर एआई सोचते हैं तो दिमाग में कौन सी तस्वीर जो है आती है पहले? एआई सोचने पर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक एग्जांपल। अब देखिए, अब सबके अपना अपना अलग होता है। अगर अभी किसी ने मिशन इम्पॉसिबल देखी हो रिसेंटली तो वहां की आ सकती है, ट्रांसफॉर्मर्स की तस्वीर आती है। मूवीज हम सामान्य तौर पे याद करते हैं कि एआई है, उसने तबाह कर दिया, रोबोट्स हैं, उन्होंने इस तरह की चीजें की। तो ये जो तस्वीरें हैं ये भी इमेजिनेशन का पार्ट है। और जैसे मैंने पहले कहा कि बाकी चीजें भी इमेजिनेशन से जनरेट हुई, कि क्या मशीनें सोच भी सकती हैं, उन्हीं से ये आती है कि क्या मशीनें दुनिया पर कब्जा भी कर सकते हैं। तो ये सोच भी एक आती है, इमेजिनेशन भी आता है। बट जो हम एआई जिसकी बात कर रहे हैं जिस सेंस में, वहां पर आप सामान्यतः ये मान के चलिए कि एआई को आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि आपके पास जितने भी जीनियसेस आप सोच सकते हैं अब तक दुनिया में, मान लीजिए भारत के हों, बाहर के हों, सभी जगह के,
ऐसे जीनियस जो साइंटिस्ट रहे हों, इंजीनियर्स रहे हों, पॉलिटिशियंस रहे हों बड़े बड़े, या स्ट्रेटेजिक लीडर्स रहे हों, वो सारे के सारे आपके बगल में बैठे हुए हैं आपको सलाह देने के लिए, आपका काम करने के लिए, फ्री में। ये एआई का बेसिक सिनेरियो है। अब आप उनसे क्या काम करवाना चाहते हैं? आप उनसे अपना स्कूल का होमवर्क करवाना चाहते हैं, या आप उनसे क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाहते हैं? ये आप पर निर्भर करता है। एआई ये एआई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कितना उपयोग हो रहा है उसका, और हमें जिसका एहसास भी नहीं है। क्या ऐसा है? बिल्कुल। अब जैसे देखिए ना, मैंने आपको यूट्यूब की बात कही, नेटफ्लिक्स की बात की, आपको एहसास थोड़ी होता है कि ये चीज एआई के हाँ। माध्यम से आपको दी गई हो। मान लीजिए गूगल मैप ही है, अगर हम यहाँ आने के लिए हमने गूगल मैप का इस्तेमाल किया है, अगर सडनली कहीं पर ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, ज्यादा ट्रैफिक हो गया, या कहीं पर कोई ब्लॉक आ गया, तो वो हमारे लिए रास्ता डाइवर्ट कर देता है, वो दूसरा रास्ता ऑल्टरनेटिव बताता है। साथ में वो ये भी बताता है कि इसमें ये 2 मिनट एक्स्ट्रा लग सकते हैं, इसमें 2 मिनट कम लग सकते हैं, इसमें आपको 15 किलोमीटर जाना पड़ेगा, इसमें 18 किलोमीटर जाना पड़ेगा। मान लीजिए इस तरह की चीजें जो बताई जाती हैं, ये भी एक तरह से एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे हम सामान्य तौर पे देखते हैं कि ये तो बस गूगल मैप है जो चल रहा है। एआई ने लोगों की जिंदगी को जटिल बनाया हुआ है या आसान बनाया हुआ है? देखिए, अगेन आप उन जीनियस का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए जो आसानी की अगर हम बात करते हैं, तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, जैसे सॉरी डेटा जो है वो बहुत ज्यादा संख्या में हमारे पास है, मतलब उसका अमाउंट है वो बहुत ज्यादा है, इसे ही बिग डेटा कहते हैं। और ये हर सेकंड के साथ मल्टीफोल्ड बढ़ता जा रहा है। उस डेटा को एनालाइज करना एक आम इंसान के बस की बात नहीं है, और हम जैसे ऐसे हजार लोग भी काम करने लग जाएंगे तो भी जिस लेवल पर डेटा जनरेट हो रहा है, हम वो चीज नहीं हैंडल कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे। अब एआई के साथ ये खास बात होती है कि वो कुछ चीजों को प्रेडिक्ट भी कर पाता है उस फॉर्मेट में, और उसको वो आसानी से एनालाइज कर पाता है। यहां पर जो हमारी जटिलताएं हैं वो सॉल्व होती हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको क्लाइमेट चेंज, जैसे मैंने आपको कहा, तो जो पूरी दुनिया का, पृथ्वी का वातावरण है, मौसम है, जलवायु है, अलग अलग तरह से बदलती है। कहीं पे बारिश है, कहीं पर धूप है, कहीं पर ठंडी है, गर्मी है, और हवाएं जैसे चल रही हैं, ह्यूमिडिटी कितनी है, इसके हिसाब से पूरा सिस्टम बदलता रहता है। तो मानसून कितना आएगा, अगर ये भी प्रेडिक्ट करना है, तो इसके लिए भी जो सिस्टम बने हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एआई से ये हो सकता है कि वो इन सारी चीजों को, साथ ही साथ फैक्ट्रीज कितना पॉल्यूशन कर रही हैं, लोग कितना उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, किस देश में कितना हो रहा है, इन सब को एआई अगर एक साथ एनालाइज करता है, तो वो बता सकता है कि आगे आने वाले समय में कितना चेंज आ रहा है, कितना बदलाव आ रहा है। ये जटिलताएं हैं जो रिजॉल्व की जा सकती हैं। एआई जब से आया है, लोग जो है बहुत ज्यादा डिपेंड हो गए हैं, तो ये खतरे की घंटी है। कुछ हद तक हाँ। देखिए, इसमें अगेन दोनों बात रहेगी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। इसमें हम पहले नेगेटिव बात से शुरू करते हैं। क्या होता है जब मान लीजिए कोई एक मसल, ऐसा कहा जाता है कि भाई आपकी बॉडी की कुछ मसल्स हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल रेगुलरली नहीं करते हैं तो धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, या वो उस अच्छे तरह से काम करना बंद कर देती हैं। अगर आप अपनी हर समस्या का समाधान एआई से खोजने के लिए जाएंगे, जिसमें छोटी छोटी समस्याएं भी हैं, जैसे मान लीजिए किसी के लिए कुछ नाम लिखना है, मान आप हर पॉडकास्ट लिख रही हैं, इसका टाइटल बनाना होता है ना, आप लोग बनाते हैं, टाइटल अपने मन से बनाया जाता है, लोग उसमें क्रिएटिव होते हैं, पर इसके लिए आप एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हर टाइटल के लिए आप एआई का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, तो कुछ समय बाद, मान लीजिए 8-10 टाइटल के बाद ऐसा होगा कि आपका दिमाग उस चीज में ज्यादा क्रिएटिव होना बंद हो जाएगा, वो उसी चीज पर, एआई पर निर्भर हो जाएगा। ये एक बड़ी समस्या है। इसे ही कॉग्निटिव डिसयूज भी कहा जाता है, कि आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं उसका आप इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं, या आपने उसे कंट्रोल में कर लिया है। अब बच्चों के साथ अगर ये चीज होनी शुरू होती है, तो वहां पर क्या होगा कि हम गलती करके सीखते हैं, एक चीज है, लेकिन हम कुछ कोशिश करते हैं, क्रिएटिव होते हैं, नई नई चीजें हम लेकर आते हैं। ये जो चीज है, अगर हम इसे रोक लें या कमी आ जाए और हर चीज का आंसर हम एआई से लेने लग जाएं, तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमें इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डिसीजंस लेने होंगे, हम दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे और खुद वो निर्णय नहीं ले पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो लगता है कि नुकसान करेगी। बाकी फायदे के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, कैसे बेहतर आप सीख सकते हैं, एजुकेशन कट है बच्चों को सिखाने के लिए, या टीचर्स अगर मान लीजिए कुछ अच्छा तरीका बताना चाहते हैं, इंटरेक्टिव कोई एक्टिविटी बनाना चाहते हैं कि बच्चों को कैसे बेहतर सिखाया जाए, एआई उसमें आपको सजेस्ट कर सकता है। हेल्थ केयर की बात है,
आपने सुनी होगी कुछ स्टोरीज जहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया कैंसर या इस तरह की चीज़ों को डॉक्टर्स से पहले एआई ने आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन इसके साथ साथ एआई धोखा भी दे सकता है हेल्थ के मामले में। ये ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर अभी और रिसर्च की, और ज़्यादा काम करने की, और ज़्यादा ट्रेन करने की एआई को ज़रूरत है। तो ये दोनों चीज़ें आती हैं जी। उद्योग में या इंडस्ट्री में एआई का क्या योगदान है? अब देखिए, उद्योग में आप दो तीन तरह से इसको सोचिए। एक जो स्टैब्लिश्ड उद्योग हैं जो पहले से चल रहे हैं, और एक जो स्टार्टअप्स हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो नया कुछ करना चाहते हैं। जो एग्जिस्टिंग उद्योग हैं उनके लिए क्या हो रहा है कि उसमें भी जो आईटी या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं उनकी बात, और कुछ जो ट्रेडिशनल हैं, मान लीजिए भाई स्टील कंपनी है, सीमेंट कंपनी है, माइनिंग की कंपनी है, ट्रेडिशनल चीजें, हर एक चीज में जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही हैं कि इस एआई का हम अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते। और एआई पर इतना ज्यादा खर्चा या एआई पर इतनी ज्यादा बात इसलिए हो रही है कि सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के बढ़ने से आपकी जितनी इंडस्ट्रीज और जितनी टेक्नोलॉजीज है वो भी साथ में बढ़ सकती है। बाकी किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ ये बात नहीं है। मान लीजिए फिजिक्स में कुछ अच्छा बढ़ाएंगे तो हो सकता है वो बायोलॉजी को फायदा न करे उस लेवल पे, है ना। लेकिन यहां पर एक टेक्नोलॉजी का बढ़ना हर एक चीज को बढ़ाता है। तो अब जब आपकी जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं, मान लीजिए सीमेंट या आयरन ओर की हुई, वो क्या करती हैं, वो एआई के माध्यम से ये एनालाइज करती हैं कि कहां पर हम खर्चा कम कर सकते हैं या कहां हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, कौन सी चीजें प्रोडक्टिविटी को हमारे कम कर रही हैं, उसे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। या एक होता है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, मतलब आगे हमारा ये वाली मशीन खराब हो सकती है, उसको हम पहले पता कर सकते हैं ताकि उसकी तैयारी करें, रिपेयर रखें, या फिर लोगों को पहले से बुला के रखें कि हाँ भाई ये खराब होगी, उसकी ताकि जो नुकसान हो रहा है हमारा वो रुक जाए। ये होता है ट्रेडिशनल सिनेरियो में। आईटी के केस में क्या हो रहा है, आईटी के केस में या टेक्नोलॉजी के केस में अब एआई बहुत सी प्रोग्रामिंग खुद कर दे रहा है, कोडिंग बहुत सी चीजें वो कर दे रहा है। तो इसके कारण बहुत से जो जूनियर प्रोग्रामर्स हैं, जो स्टार्टिंग के स्टेज में जाते हैं, जो प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत ही कर पाते हैं, उनकी जॉब खतरे में है, क्योंकि ये काम तो एआई बस एक कमांड से कर दे रहा है। उनके लिए अब कंपनी के साइड से सोचा जाए तो पैसे बच रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है। लेकिन अगर आप एम्प्लॉय के साइड से सोचेंगे तो उसकी जॉब पर खतरा आ रहा है। ये उनके साथ समस्या हुई। लेकिन इसी चीज को जहां आप स्टार्टअप के केस में लेते हैं, एंटरप्रेन्योर्स के केस में लेते हैं, ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए मुझे कोडिंग करनी नहीं आती, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, या मुझे डिजाइन करना नहीं आता है, लेकिन मैं वो एआई के माध्यम से वो डिजाइन ले सकता हूं, वो कोड ले सकता हूं, वो कंटेंट ले सकता हूं, और फिर अपनी तरह से उसे बनाकर दे सकता हूं। शुरू में मुझे 5 लोग हायर करने पड़ते हैं, वो काम मेरा सिर्फ एक एआई कर रहा है। ये एक स्टार्टअप के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो इस इंडस्ट्री में देखा जाए तो इस तरह से बहुत से बदलाव आ रहे हैं। कुछ जॉब्स जा रही हैं, जैसे आपको बताया, मे बी इस पे और बाद में थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करें कि जॉब्स का क्या हाल है, बट इंडस्ट्रीज बदल रही हैं और एआई के माध्यम से सभी कोई उसमें अपना फायदा उठाने की बात देख रहे आपने जॉब जाने की बात बोली और मेरे जहन में था कि क्वेश्चन तो मैं आपसे करूंगी क्योंकि हर किसी जी। के दिमाग में यही है कि भाई एआई के आने से जो है जॉब जाने का खतरा जो है बढ़ चुका है जी। और लोगों को जॉब भी मिल रही है। ऐसा नहीं कि जॉब भी नहीं मिल रही है, जॉब भी मिल रही है। तो क्या है, ये खतरा है या क्या है, दोस्त या दुश्मन? देखिए, बचपन में स्कूल में हम निबंध लिखा करते थे कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप है ना? आपने भी लिखा होगा इस बिल्कुल पर। बिल्कुल बिल्कुल। हम सभी ने ये हाँ, चीज की जी, है। जी, बिल्कुल। तो ये जो सवाल है उसका उत्तर हम वहां भी आखिरी में जो कंक्लूजन लिखते थे ना, कि ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि भाई वो विज्ञान, और ये लगभग सभी ने वैसा ही लिखा है, बैलेंस एक रखने के लिए। एआई पर भी ये चीज कुछ हद तक लागू होती है, क्योंकि एआई भी विज्ञान से ही आया है ना। अब देखिए, जो जॉब्स जानी है, कुछ जॉब डेफिनेटली जाएगी। इसमें मतलब हमें कोई भी हम उसे शुगर कोट नहीं कर सकते हैं। बेहतर तरीके से कोई तरीका नहीं है कहने का, जाएंगी जॉब्स। बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं, उनका बड़ा काम हो सकता है 50, 60, 70% तक का काम एआई कर ले, और एक आध दो इंडस्ट्री में हो सकता है वो 90, 95, 100% तक का काम एआई कर ले। तो वहां जॉब जानी है। अब वो कौन कौन से सेक्टर हो सकते हैं जहां जॉब जा सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जूनियर प्रोग्रामर्स हैं, कोडर्स हैं, शुरू के केस में, छोटे लेवल के, उनके लिए दिक्कत की बात है। फाइनेंस भी एक ऐसा सेक्टर है जहां पर तकलीफ हो सकती है। क्यों? क्योंकि फाइनेंस क्या है, पूरा नंबर का खेल है। नंबर को कौन अच्छे से एनालाइज कर सकता है, वो उतना अच्छा फाइनेंशियल एनालिस्ट है। अब ये काम जो नंबर्स का ही खेल है, ये तो एआई करता है, और वो बहुत बेहतर और बहुत फास्ट करता है। तो ऐसी जॉब्स फाइनेंस से भी हैं जो जाने वाली है।
कंटेंट क्रिएटर की बात होती है, बहुत बार क्या होता है जो लिखने वाली बात होती है। तो अगर स्पीच लिखने के लिए कोई है ना, या लोगों के लिए कॉपी राइटिंग का होता है, छोटे छोटे लेख लिखने के लिए होता है, स्क्रिप्टिंग की चीजें होती हैं, अगर ये एआई करने लग जाए तो उनकी जो है राइटर्स हैं, कंटेंट डेवलपर्स हैं, कॉपी राइटर्स हैं, उनकी जॉब पर खतरा है। आपने सुना होगा कि हॉलीवुड में जो राइटर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, बीच में हड़ताल पर चले गए थे कि वे एआई हमारी जॉब ले रहा है। तो कम से कम उन्होंने प्रोटेस्ट किया और अपनी जॉब पा ली। बट जहां जहां लोग हड़ताल नहीं कर सकते हैं वहां वहां उनकी जॉब जाएगी। इसके अलावा क्या होता है, जो ऐसी जॉब हैं जो क्लरिकल है, डेटा एंट्री का काम है, जो सेम चीज आपको बार बार करनी है, जो रिपीटेटिव जॉब्स हैं, वहां पे भी खतरा है, क्योंकि ये काम भी एआई आसानी से कर पा रहा है। लेकिन जहां पर आपको ज्यादा सोचना है, जहां पर क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए, जहां पर एनालिसिस थोड़ा बेहतर है, जहां पर आपको ह्यूमन टच चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई ब्रांड है, कोई कंपनी है, वो एक एडवर्टाइजमेंट का कुछ कोशिश कर रही है कि कंटेंट हमें चाहिए, तो एआई वो कंटेंट बना के तो दे सकता है, लेकिन जनता तक पहुंचने के लिए, ब्रांड तक को लेकर जाने के लिए उस एड में आत्मा होनी चाहिए, दिल होना चाहिए, इमोशंस होने चाहिए। वो एआई अभी नहीं ला सकता, इमोशंस नहीं ला सकता, वो अभी नहीं ला सकता है ना। और इसलिए वहां पर ह्यूमंस अगर हैं, उनकी जरूरत बिल्कुल रहेगी। यही एक बात है कि उस जगह पर किस बॉर्डर के बाद ह्यूमंस की जरूरत आती है और कहां से उसकी खत्म हो जाती है, ये लाइन शिफ्ट हो रही है लगातार। अच्छा, कौन जॉब बचा पाएगा? ऐसे लोग जो पहली चीज ज्यादा स्पेशलाइज्ड हैं कुछ चीजों में, वो अपनी जॉब बचा सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ज्यादा स्पेशलाइजेशन भी आपको फायदा नहीं करेगी। वहां आपको चाहिए कि आपकी जो भी स्पेशलाइजेशन है, जो भी स्किल है, लेकिन जैसे जैसे आपके पास चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज दोनों आ रही हैं, चाहे कोई बाधा आ रही हो, चाहे अवसर आ रहा हो, उसके हिसाब से आप अपनी लर्निंग्स को, जो भी सीखा है, वो कितनी जल्दी बदल सकते हैं। जो जितनी जल्दी नई चीज सीख पाएगा, जितनी जल्दी उस चीज को बदल पाएगा, वो अपनी जॉब्स को ज्यादा समय तक बचा के रख सकता है। आपने एआई की बात की, और एआई, देखिए मैं मीडिया से जुड़ी हुई हूँ, तो एआई की बात तो मैं करूंगी ही करूंगी, क्योंकि एंकर्स हैं, सब लोग बुलेटिन करते हैं, सारी चीजें हैं, तो एआई भी जो है आ चुका है उनके कंपटीशन में। तो वो जो डर है ना एंकर्स के मन में, मीडिया में, कि भाई अब तो हमारी भी नौकरी जाने वाली है, तो अब क्या किया जाए? सही बात है, लेकिन देखिए एआई ग्राउंड पर नहीं पहुंच सकता। मीडिया की जब आप बात कर रहे हैं, आपका जो काम है वो जनता से सीधे जुड़ा हुआ है, मतलब इंसानी जो होता है ना, ह्यूमन स्टोरीज भी हम कहते हैं, लेकिन ग्रासरूट की स्टोरीज भी कहते हैं, वो जानना और उसको इमोशंस उसके साथ लेकर आना, साथ ही साथ उसको कॉन्टेक्स्ट में रखना। मान लीजिए राजनीति की कोई बात है, आप कोई भी भारत का प्रदेश उठाइए, वहां पर अगर चुनाव होने वाले हैं, जितने तरह की कॉम्बिनेशन, जितने तरह की अर्थमेटिक होती है, जितने तरह की केमिस्ट्री और मैथ्स की हम वहां पर बात करते हैं, वो ह्यूमन से जुड़े हुए सेंस में बात करते हैं, इमोशंस के साथ बात करते हैं, नरेटिव्स के साथ बात करते हैं, कहानियों के साथ बात करते हैं। जब वो एक एंकर जो जानता है इन चीजों को, वो प्रेजेंट करेगा, चीजें डिफरेंट होंगी। एआई के लिए अभी वो सारी चीजें समझ पाना, इमोशंस के साथ उसे प्रेजेंट कर पाना, एम्पैथी रख पाना, ये अभी थोड़ा मुश्किल है। अगर वो हो गया तो फिर क्या? हो सकता है किसी एआई से बैठे हम यहाँ पे बात कर रहे हो अगली बार, या ये भी हो सकता है कि मेरी जगह भी कोई एआई बैठा हो, आपकी जगह भी कोई एआई बैठा हो। मतलब ये डर तो है, ये बहुत बड़ा डर है। तो एआई की वजह से गरीब देश और अमीर देश के बीच में जो असमानता है, वो हो सकती है क्या? असमानता हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एआई दो लेवल पर यह असमानता बढ़ाता है। एक तो जो टेक्नोलॉजी का खुद का पहुंचना है, एआई हर जगह नहीं पहुंचा है, और आपको भी पता होगा कुछ ही ऐसे देश हैं जिसमें अमेरिका है डेफिनेटली बहुत आगे, चाइना है आगे, ये एआई को बना रहे हैं, मतलब फाउंडेशनल एआई इन्होंने जनरेट किया है, जेन एआई बना रहे हैं, एलएलएम मॉडल्स बना रहे हैं, फाउंडेशनल मॉडल्स बना रहे हैं। ये काम अभी भारत नहीं कर पाया है, अफ्रीका के देश नहीं कर पाए हैं, यूरोप के बहुत से देश नहीं कर पाए हैं, पूरा एशिया अभी कुछ देशों को छोड़ के खाली बैठा हुआ है इस चीज में, वो सिर्फ इस्तेमाल कर पा रहे हैं। यानी एआई का बनाना खुद में, और एक बात और समझने की जरूरत है, अगर एक बार किसी ने एआई बना लिया तो अगले चीजें बनाना, अगले मॉडल बनाना उसके लिए ज्यादा आसान है, बट जो कुछ भी नहीं कर पाया उसके लिए फर्स्ट टाइम बनाना बहुत मुश्किल है। ये इनइक्वालिटी अपने आप में आ जाती है। उसके बाद इनइक्वालिटी आती है कि कौन एआई का इस्तेमाल कर रहा है। एआई टेक्नोलॉजी खुद में इनइक्वालिटी है, और उसके बाद जब लेकर कोई यूज कर रहा है, एप्लीकेशन क्या है उसका। मान लीजिए एआई का इस्तेमाल करके जो बड़ी इंडस्ट्रीज है वो और ज्यादा
अमीर होती जा रही हैं, जो धनी राष्ट्र हैं वो और ज्यादा धनी होते जा रहे हैं, और वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जो गरीब राष्ट्र हैं उनको, या जो बाकी कंपनीज हैं उनको, जो एम्प्लॉइज हैं उनको। जैसे सिंपल सी बात है, मैंने आपको एग्जांपल दिया, इंडस्ट्री पैसा बचा ले रही है एआई का इस्तेमाल करके, तो जो उसका सीईओ होगा, उसका ओनर होगा, जो ऑलरेडी अरबपति होगा, वो और धनी हो जाएगा, पैसे बचेंगे उसके। लेकिन जो वहां पर 15,000 25,000 में काम करने वाला एम्प्लॉय होगा, जो वैसे ही गरीब था, वो उसकी जॉब चली गई, वो और गरीब हो गया। और गरीब हो गया। एप्लीकेशन भी इनइक्वालिटी को बढ़ाता है। तो ये बताइए कि एआई बायस्ड है? हाँ, एआई बायस्ड है। इसका सीधा सीधा उत्तर यह है कि एआई बायस्ड है। क्यों? लेकिन सब जवाब वहां पर आएगा क्यों। क्योंकि हम बायस्ड हैं। हमने जितना डेटा जनरेट किया है वो बायस्ड है। देखिए, ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं जो एआई के बारे में इस तरह की चीजें बताती हैं। जैसे एआई बहुत बार जो ब्लैक फेसेस हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, ब्राउन फेसेस हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, वो सिर्फ व्हाइट फेसेस को ज्यादा बेहतर रिकॉग्नाइज करता है। या अगर आप एआई में लिखेंगे कि भाई एक इमेज मुझे दो सोल्जर की, वो आपको एक मेल सोल्जर की इमेज देगा, फीमेल सोल्जर की इमेज नहीं देगा। अगर आप डॉक्टर और नर्स लिखेंगे तो हो सकता है डॉक्टर मेल हो और नर्स फीमेल हो। ये बायसेस है, मतलब कास्ट और जेंडर को लेकर भी हर चीज में देखिए है, रेस है, और कास्ट की बात कैसे आ सकती है? अगर जो डेटा एग्जिस्ट करता है हमारे यहाँ, मान लीजिए गरीबी का आप डेटा देखते हैं, भारत का ही डेटा उठाइए, गवर्नमेंट का डेटा उठाइए, और उसमें अगर आपको ये पता चलता है कि कुछ स्पेसिफिक कास्ट के लोग उतने ज्यादा धनी नहीं हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, गरीब हैं, तो जब भी किसी गरीब का फोटो बनाना होगा या उस कास्ट के व्यक्ति का इमेज बनानी होगी, वो उसे गरीब बताएगा। ये बायसेस आते हैं, और ये बायसेस आते हैं डेटा से। जो डेटा उसको फीड किया जा रहा है, जिस डेटा पर वो ट्रेन हो रहा है, वो डेटा ही बायस्ड है। ये डेटा भी तो हमारी तरफ से ही गया हुआ है ना? बिल्कुल, डेटा हमारी तरफ से। आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल मैं बताता हूँ इस चीज का। कुछ साल पहले की बात है, ज्यादा नहीं, 4-5 साल पहले, 3-4 साल पहले की बात होगी। माइक्रोसॉफ्ट ने एक चैटबॉट बनाया, ट्विटर में डाला उसने, उसमें ट्विटर था, तो उसका नाम था टे। एक चैटबॉट, मतलब जो लोगों से बातचीत कर सकता था, और वो ट्विटर के लिए उसने बनाया। जब वो, और उसका उद्देश्य ये था कि जो यंग पॉपुलेशन है, जनता है, उसका बिहेवियर क्या है, वो कैसी बातचीत कर रहा है, उसको वो एनालाइज करे, और उससे फिर माइक्रोसॉफ्ट को कुछ फीडबैक दे, ताकि वो हिसाब से लोगों से बातचीत के तरीके को बदले अपने। जब टे सबसे पहले आया, तो उसने पहले आया मतलब जिस मिनट पर आया, उसने लोगों को स्वागत किया, थैंक यू बोला, और जैसे वो सौंदर्य की बातें, अच्छी बातें, प्यार की बातें, इस तरह की उसने बातें की लोगों के साथ ना, कि सबको एक साथ रहना चाहिए टाइप वाली बातें। 24 घंटे भी नहीं हुए थे, और 24 घंटे भी नहीं हुए, और उसमें वो जो बेबी है, मतलब सोचिए 24 घंटे पुराना उसका जन्म हुआ है, वो रेसिस्ट हो गया है, वो हिटलर की तारीफ कर रहा है, वो जितने मैक्सिकन्स हैं उनके जेनोसाइड की बात कर रहा है, वो महिलाओं को गालियां दे रहा है। ये 24 घंटे के अंदर हो गया। तो ये कहां से उसने सीखा? उसी ट्विटर से जहां पर वो आया। यानी उसको जो डेटा फीड कर रहा था, वो डेटा रेसिस्ट था, वो डेटा सेक्सिस्ट था, मिसोजिनिस्ट था, वो डेटा लोगों को मारने की बात कर रहा था। शुरुआत भले अच्छी रही हो, पर वो उस डेटा ने उसे खराब कर दिया। तो वो डेटा जो ट्रेन करता है, ये प्रॉब्लमैटिक है, इसीलिए एआई बायस्ड है। एआई को लेकर जो चीजें चल रही हैं, जैसे कि अगर हम कोई नैतिक फैसला लेते हैं, तो मशीन पे छोड़ दे। हाँ, कोई भी नैतिक फैसला, मॉरल डिसीजंस हैं, नैतिक फैसले हैं, इनको क्या किया जाए, किस हिसाब से आप ये फैसले ले पाएंगे, एआई पर बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। एआई आपको बहुत से उसके ऑल्टरनेटिव्स बता सकता है। मतलब मान लीजिए एक डिसीजन है, या 4-5 ऐसे डिसीजन है जिनमें से आपको कोई एक लेना है, हर एक डिसीजन को वो एनालाइज कर सकता है। उस एनालिसिस को आप जरूर पढ़ लीजिए, थोड़ा सा अपना दिमाग खोलने के लिए मे बी, लेकिन अगर आप उस पर रिलाई करेंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो नहीं ले, मतलब वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। और कई बार बहुत से जो ऐसे एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने दिखाया है कि आप कैसे चैट जीपीटी को कंफ्यूज कर सकते हैं उसकी खुद की मॉरल क्वेश्चनिंग। मतलब उसने क्या है, 5-10 मैसेजेस पहले उसने एक डिसीजन लिया, और उसमें उस एक्टिविस्ट ने उससे ऐसी बातचीत की कि आखिरी में जाके उसने अपना डिसीजन बदल लिया, और उसके हिसाब से उसने फिर से 5-10 ऐसी कुछ उससे क्वेश्चंस पूछे, उसने फिर से अपना डिसीजन बदल लिया। यानी ऐसा नहीं, जिस तरह से हम अपना डिसीजन बदलते हैं, उस तरह से वो भी अपना डिसीजन बदल सकता है। और यहां पर है कि अगर नैतिक डिसीजन, या किसी को जान से मारने का डिसीजन, या किसी को सजा देने का डिसीजन अगर हम उस पर छोड़ते हैं, वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज हो जाएगी अभी के समय। लोकतंत्र पर एआई कितना हावी है? लोकतंत्र जनता से बन रहा है ना। जनता के जो प्रतिनिधि हैं, वो एक तरह से जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरह की जनता है, उस तरह के नेता मिलते हैं, हम ऐसा कहते हैं, बिल्कुल, है ना। तो अगर जनता करप्शन को चला ले रही है, या झूठ बोलने को वो चला ले रही है, तो हमें नेता भी ऐसे मिलते हैं। यही चीज एआई के साथ है।
कि आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। देखिए, आपको जस्ट अभी हाल की ही बात है, दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से एक एआई वीडियो बनाया गया, दूसरे की तरफ से दूसरा एआई वीडियो बनाया गया, और वो दोनों जो वीडियोस थे वो अच्छे वीडियोस नहीं माने जाने चाहिए, लेकिन वो एआई ने खुद नहीं बनाया है ना, वो तो उन पार्टीज ने बनाया और वो पार्टीज बना के डाल रही हैं। यहां पर दिक्कत आनी शुरू तब होगी जब एआई आपके मान लीजिए वोट को भी या आपकी सोच को भी बदलना शुरू करेगा। जैसे एआई के कारण क्या हुआ है, इको चेम्बर्स क्रिएट होने शुरू हुए हैं। एआई से मतलब सोशल मीडिया का भी ये तरीका है जिसके कारण इको चेम्बर्स बनते हैं। इको चेम्बर्स का सिंपल सा मतलब है कि आप सिर्फ ऐसे लोगों के साथ ही बैठे हैं जो आपकी तरह ही बात करते हैं और आपकी ही बात को सपोर्ट करते हैं। तो मान लीजिए एक सिंपल सा मैं इको चेम्बर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि भाई मान लीजिए विराट कोहली बहुत खराब प्लेयर है, मान लीजिए हम इस मेरी ये सोच है मान लेते हैं, और तो मैं ऐसे लोगों के साथ ही बैठ रहा हूं जो ये कह रहे हैं कि वो बहुत ही खराब प्लेयर है। सोशल मीडिया में भी ऐसी ही चीजें दिख रही हैं और ये चीज और ज्यादा उसको बढ़ाती जाएगी। मैं कभी भी ऐसा कोई वीडियो नहीं देख पाऊंगा जो ये बताए कि नहीं नहीं वो तो बहुत अच्छा प्लेयर भी है। ये एक एग्जांपल है। यही चीज जब राजनीति में आ जाती है तो दोनों के बीच की जो दूरी है वो और बढ़ती है। राजनीति में ये होता है कि जो मतभेद और मनभेद का फर्क बताया जाता है कि भाई मनभेद नहीं होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि अगर आप हम दोनों अलग अलग पार्टीज को भी बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट हम बात कर सकें, मैं आपकी कुछ बात सुन सकूं, कुछ आप मेरी बात सुन सकें। एआई के कारण हम दोनों के बीच की दूरी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि मैं आपकी बात ही नहीं सुनना चाहता। यहां पर लोकतंत्र के साथ खराबी है। देखिए, एआई जो है अदाई ठगी और फ्रॉड को लेकर के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? यही लोकतंत्र से भी जुड़ा है कि वहां भी फ्रॉड इस तरह की चीजें हो सकती हैं और साइबर फ्रॉड्स तो हैं ही। मान लीजिए आपकी मदर का कॉल आया कि भाई ये दिक्कत हो गई है, तुम्हारे फादर हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, जल्दी से 50,000 रुपए भेज दो, ये चीज करानी है। अब उनकी आवाज वैसी ही है, जिस तरह से बात कर रही है वैसे ही है, लेकिन ये फर्जी कॉल है, ये एआई से जनरेटेड कॉल है और आपने तुरंत वहां पर कोई नंबर दिया, जैसे उन्होंने नंबर दे दिया कि इस नंबर पे भेज दो, डॉक्टर ने सीधे पैसे मांगे। अब मैंने यहां से ट्रांसफर कर दिए 50,000 रुपए मान लीजिए, बाद में बात करता हूं मदद से, पता चला कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, फिर क्या होगा। ये जो फ्रॉड्स की चीजें हैं, लोगों की इमेज का इस्तेमाल कर लेना, लोगों की वॉइस का इस्तेमाल कर लेना, अलग अलग तरह की बात बोल देना, साथ ही क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए लोगों को ठगने के लिए, वो चीजें भी एआई बता सकता है। उस स्थिति में आपको तो ये मान के चलना है कि इस तरह की कोई भी चीज आपके सामने आ रही है जहां आपको अपने जेब से पैसे निकाल के देने हैं, या कोई ऐसी चीज है जिसमें गलत लग रही है और उसमें आपको क्लिक करना है, पहला आपका डिसीजन होना चाहिए कि नहीं करना है। उसको वेरीफाई करना है, भले टाइम लगे, उसके बाद ही उस पर कोई एक्शन लेना है। कोई भी मैसेज आपको आता है जो ये बताए कि इस व्यक्ति ने बहुत बुरा काम किया है, या ये एक समुदाय है जो कुछ गलत कर रहा है, हिंसा कर रहा है, या उसने ये किया, पहली चीज मान के चलिए कि ये गलत मैसेज है, ये गलत चीज है, क्योंकि हो सकता है एआई जनरेटेड हो, फ्रॉड हो, आपको फंसाने के लिए हो, बरगलाने के लिए हो, नुकसान पहुंचाने के लिए हो। नहीं, कई बार कई सेलिब्रिटीज ने भी इसकी कंप्लेन की है कि उनकी आवाज का इस्तेमाल किया जा रहा है एआई में। अच्छा, ये बताइए कि एआई में जैसे खुद साइबर क्राइम और गलत जानकारी को लड़ने में मदद कर सकता है क्या एआई? ये अब कौन इस्तेमाल कर रहा है पे डिपेंड करता है ना। मान लीजिए अगर पुलिस चाहे तो सीसीटीवी कैमरे अगर लगे हुए हैं, अगर हम सीसीटीवी कैमरे का रियल टाइम एनालिसिस कर पाते हैं, जो उसकी इमेजेस आ पा रही हैं, तो बहुत बार हो सकता है कि हम आतंकवादियों को या चोर लुटेरे जो हैं या जो आपराधिक तत्व हैं उनको आसानी से पकड़ सकते हैं। या ऐसा हुआ कि कोई चोरी करके भाग रहा है तो उसे तुरंत आसानी से पकड़ लिया गया। यहाँ पर फिर से एआई का इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही और भी चीजें हैं कि इतना बड़ा जो डेटा है उसके हिसाब से मान लीजिए फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो होते हैं, अगर उसको ट्रेस करना शुरू करें इंडस्ट्री में, कंपनीज में, वो इन्वेस्टिगेशन में एआई हेल्प कर सकता है। लेकिन याद रखिएगा जो आपने पहले कहा था कि एआई बायस्ड है, तो ऐसा ना हो जाए कि दो सरदार हैं, मान लीजिए किसी एक ने पकड़ा है, किसी ने पगड़ी पहन रखी है किसी की, या किसी की दाढ़ी बढ़ी हुई है, तो वो दोनों के बीच में भेद ना कर पाए एआई और गलत व्यक्ति को पकड़वा दे। ये चीजें हो सकती हैं, तो इसके लिए फुल प्रूफ भी होना जरूरी है। तो वो जो फिल्ट्रेशंस हैं वो भी आपको चाहिए। ये चीजें बिल्कुल हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए एआई से। लेकिन एआई आपके साइबर क्राइम्स को कम भी कर सकता है, क्राइम्स को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उनको जल्दी पकड़वाने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, उसमें एआई हेल्पफुल है। सबसे बुरे हालात जो होते हैं एआई से बन सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें क्या सावधानी बरतने की जरूरत है? कैसे हम तैयार रहें? ये बहुत अच्छा सवाल है कि हम तैयार कैसे रहें या क्या करना चाहिए हमें इसके लिए। देखिए, सबसे पहली चीज होती है एक्नॉलेज करना, ये जानना और एक्नॉलेज करना कि हाँ दिक्कतें हैं, जैसे बायस है ये हम मानते हैं, पर क्या वो कंपनी मान रही है जिसने बनाया है? उन कंपनीज को भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा। फिर और भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए एआई के इस्तेमाल से बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल होता है एआई की चीजें चलाने के लिए, बनाने के लिए।
एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा कंजम्पशन होता है। इससे आप एक्नॉलेज करें पहली चीज, उसके बाद देखें कि कहां कहां पर दिक्कत है, फिर उसको बदलने की चीज आएगी। तब बात आती है ट्रांसपेरेंसी की भी, कि कितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, कि हमने इसके लिए जो डेटा फीड किया था वो कौन सा डेटा फीड किया था, जिसके कारण इसने सीखा है अच्छा ठीक है इससे ये दिक्कत आई, अगली बार हम इस डेटा को अगर फीड करेंगे तो ह्यूमंस के थ्रू ले जाकर फीड करेंगे, डायरेक्टली नहीं देंगे, या कोई और डेटा भी साथ में डालकर फीड करेंगे। ये फिर उसके बाद आते हैं कि टूल्स हमें बनाने की जरूरत है जो इनको टेंजिबल वे में एसेस कर सके कि एग्जैक्टली कितना नुकसान हो रहा है, एग्जैक्टली कितना बायस है, एग्जैक्टली कितना एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, कार्बन फुटप्रिंट एग्जैक्टली कितना। उसके बाद गवर्नमेंट के साइड से एंड कंपनीज के साइड से भी, जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका भी इस्तेमाल करते हुए आप कुछ रूल्स बनाएं कि ये चीजें तो जरूरी हैं कि फॉलो की जाएं। जैसे भाई होता है ना कि आज के समय भी एडल्ट वेबसाइट्स जो होती हैं, पोर्नोग्राफी जो होती है, वो दिक्कत की बात होती है, उस पर आप लिमिट लगाते हैं। या मान लीजिए किसी का कत्ल नहीं किया जा सकता, यहां पर आप बैरियर लगा देते हैं। तो ऐसे बैरियर्स आपको एआई के लिए भी सेट करने पड़ेंगे कि एआई ये डेटा आपको नहीं देगा, ये इंफॉर्मेशन नहीं देगा आपको, ये सब के सब मिलकर फिर उस इंफॉर्मेशन को बनाएं, और साथ में एआई इस फील्ड में भी आगे नहीं जाएगा। पहले आप एक्नॉलेज करें, टेंजिबली एसेस करें उसको, उसके बाद टूल्स बनाएं जिससे वो मॉनिटर किया जा सके, और फिर गवर्नमेंट और बाकी सब मिलकर एक रेगुलेटरी सेटअप करें, और साथ ही लोगों के राइट्स भी इंश्योर करें, लोगों के अधिकार कि हाँ भाई अगर एआई से नुकसान होता है तो क्या होगा। और जहां आप कंपनीज की लायबिलिटी डालते हैं, कंपनीज अपने आप सुधर जाती हैं। ये दिक्कत है कि इनोवेशन थोड़ा सा उससे रुक जाता है, ये बात भी। चलिए थोड़ा भविष्य के बारे में बात कर ले एआई के। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है कि एआई और ह्यूमन जो है साथ में काम करेंगे, एक दूसरे को कम्पीट करेंगे? देखिए कंपटीशन और साथ में काम करना भविष्य के लिए नहीं बल्कि अभी शुरू हो गया। जहां आपने कहा ना कि आपको मीडिया मतलब वो एआई एंकर से डर लग रहा है, मतलब आपका कंपटीशन आ गया। लेकिन जहां पर आप एआई का इस्तेमाल मान लीजिए कंटेंट बनाने के लिए कर रही हैं, है ना, तो वो आपके साथ भी काम कर रहा है। तो ये दोनों चीजें आगे चलती रहेंगी। इस बात के लिए मतलब वही कि कंपटीशन किस लेवल पर चला जाएगा कि वो मरने मारने पर चीजें उतर आए, ये एक सवाल अलग है। लेकिन कुछ चीजों पर कंपटीशन एआई रहेगा, कुछ चीजों में कोऑपरेशन भी बिल्कुल रहेगा। एआई जिस तरह से इसका दौर आगे बढ़ रहा है, तो यूथ को जो है क्या कुछ जो है स्किल्स डेवलप करने की सबसे ज्यादा जरूरत है? जी देखिए कुछ तरह की, जैसे हम साक्षरता की जब बात करते हैं, लिटरेसी की बात करते हैं, तो पहले हम सिर्फ ये मानते थे कि भाई लिखना पढ़ना, नंबर्स ले लेना, अपना नाम लिख पाए, है ना, एक पैराग्राफ पढ़ सके किसी भी भाषा में, ये लिटरेसी होती थी। लेकिन अब हो गया है कि भाई आप वेबसाइट कुछ एक्सेस कर पाते हैं क्या, यूट्यूब चला पाते हैं क्या, फोन अपना अच्छे से हैंडल कर पाते हैं क्या, साथ ही कंप्यूटर हैंडल कर पाते हैं क्या? ये भी लिटरेसी का पार्ट अब होता जा रहा है। फाइनेंशियल लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी की हम बात करते हैं, तो एआई लिटरेसी भी एक जनरल सबके लिए बहुत जरूरी है, ताकि मान लीजिए किसी ने सिर्फ अपनी किराना दुकान भी बना रखी है तो भी उसका पोस्टर वो एआई से बना सकता है, उसमें एक नई नई टैगलाइंस वो एआई से बना सकता है। इतनी लिटरेसी हर किसी की होनी चाहिए। इसके बाद अगला होता है कि कौन उसका बेहतर इस्तेमाल कर सकता है आगे बढ़ने के लिए, या कौन एआई की उन स्किल्स को सीखे कि वो एआई की फील्ड में आगे बढ़ सके। यहां पर होता है, जैसे एक तो मैंने शुरू में कहा था कि आपको बदलना जल्दी जल्दी पड़ेगा, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। साथ ही कुछ चीजें होती है जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है, कि आप जो सवाल, जैसे चैट जीपीटी से भी आप जो सवाल पूछते हैं, किस तरह से सवाल पूछ रहे हैं, है ना, उसके हिसाब से वो आपको उत्तर देता है। जितना बेहतर आप सवाल पूछते हैं उतना बेहतर वो उत्तर देता है। ये सवाल पूछना भी क्रिएटिव होता है, ये सवाल पूछना भी इंटेलिजेंट होता है। इसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स भी कहा जाता है, कि वो कितनी बेहतर तरीके से प्रॉम्प्ट लिख पाते हैं। तो ये एक तरह का काम है, एक तरह की स्किल है जो आपको आनी चाहिए। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात होती है। फिर एआई के केस में चाहे आप पीएचडी भी कर लें तब भी वो चीजें बहुत जल्दी बदल जाएंगी। तो वहां पर यह है कि आप एआई की, अगर आप उसी फील्ड में काम कर रहे हैं मान लीजिए, या टेक की फील्ड में है, तो वहां पर कितनी जल्दी जल्दी आप उन चीजों को देखकर समझ पा रहे हैं और एक निश अपना पकड़ पा रहे हैं कि ये मेरा एरिया है। आप सब कुछ मत लीजिए, पर ये मेरा एरिया है जिसमें मैं बहुत अच्छे से काम कर सकता हूं, लेकिन मुझे बाकी चीजों का पता है, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं यहां से कूद के दूसरे एरिया में भी जा सकता हूं। ये भी एक बात होती है जो समझने की जरूरत है। एआई की समझ के लिए क्या स्कूलों में जिस तरीके से मैथ्स और साइंस की क्लासेस होते हैं, क्या होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। एआई सब्जेक्ट एक तरह अलग से हो जाए।
देखिए एआई आज क्या बहुत से कॉलेजेस हैं वो कंप्यूटर साइंस के साथ एआई की डिग्री वगैरह भी देने लग जा रहे हैं, लेकिन जो करिकुलम है वो करिकुलम इस तरह का होना चाहिए कि वो जो बदलती चीजें हैं उनको साथ में रख सके। हम पुरानी पुरानी चीजें आज के समय में भी पढ़ रहे हैं, है ना, लेकिन जितनी तेजी से एआई बदल रहा है जरूरी नहीं है कि करिकुलम उतनी तेजी से बदले, टीचर्स उतनी जल्दी ट्रेंड होना हो, है ना। तो इसलिए जरूरी है कि आप सिलेबस में रखें, इसे बिल्कुल सिखाएं, लेकिन किस तरह से सिखा रहे हैं वो जरूरी है। सिर्फ नाम के लिए कोर्स रखने से नहीं होगा, बट हाँ जरूरी है सिखाना। अब एआई को 10 साल बाद कहाँ देखते हैं? एआई को आप 1 साल बाद कहाँ देखते हैं, इसका ये आंसर भी देना भी बहुत मुश्किल है। तो यहाँ 10 साल की बात हो 10 रही साल है। की बात हो रही है, तो देखिए एआई कुछ चीजों में हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, लेकिन एआई जैसे आपने जो पहले पूछा था कि कैसे उसे हम कंट्रोल करें या हाँ। रेगुलेट कर सकें, अगर वो हमने नहीं किया तो बहुत बड़े खतरे हो सकते हैं। अगर हमने वो चीज की, उसका ध्यान रखा, तो एआई कंस्ट्रक्टिव ही ज्यादा रहेगा। देखिए ह्यूमंस हैं या साइंस भी हैं, हम उम्मीद करते हैं कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एआई को अगर आप छोड़ भी दीजिए तो ये बताइए कि विज्ञान मतलब दुनिया खत्म कैसे होगी। मान लीजिए एआई नहीं भी है तो दुनिया कैसे खत्म होगी। इसका आंसर ये हो सकता है कि भाई वैज्ञानिक चीजों से खत्म हो सकती है, क्लाइमेट चेंज जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण हुआ उसके कारण खत्म हो सकती है, या कोई लड़ाई हो जाएगी, सब जगह एटम बम फूट जाएंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी, ये भी चीज हो सकती है। लेकिन साइंस पर ही हम इस चीज का भी भरोसा रखते हैं कि गरीबी को, भूखमरी को, पैंडेमिक या महामारी को साइंस ही सॉल्व करेगा, उसी के कारण वो चीजें ठीक होंगी, है ना। तो अभी भी साइंस जो धारी तलवार बना हुआ है उससे हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं, उससे हम ये भी उम्मीद करते हैं। एआई के लिए भी यही चीज है, क्योंकि एआई भी आया है साइंस से, तो 10 साल बाद कुछ तो बेहतर होगा, ये बात सही है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपने इसके पहले भी कहा था उससे जुड़ा हुआ भारतीय युवाओं से भी, कि देखिए एआई जब बड़े लेवल पर देखा जाता है ग्लोबल सेंस में, तब होता है कि हाँ आप सोचिए कि एआई के कारण दुनिया खत्म हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन वो 10 साल बाद या 20 साल बाद मुझ पर उसका क्या असर पड़ रहा होगा ये मुझे देखना जरूरी है। भारत पर क्या असर पड़ रहा होगा ये भारतीयों को देखना जरूरी है ना, क्योंकि अमेरिका तो अपने साइड से देख रहा है, चीन तो अपने साइड से देख रहा है, चीन के लोग अपने साइड से देख रहे होंगे, भले वो दुनिया की चिंता कर रहे हो या ना कर रहे हो हमें नहीं पता भी। तो दोनों चीजें कि हमें दुनिया की भी चिंता करनी है, उसके हिसाब से भी हमें बात करनी है, लेकिन हम अपनी भी चिंता करनी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम इस चक्कर में एआई को छोड़ने के लिए हम एआई छुएंगे ही नहीं। भारत को भी ये चीज नहीं करने की जरूरत है कि हम एआई छुएंगे ही नहीं। तो 10 साल बाद एटलीस्ट मैं ये तो देखता हूं कि भारत ज्यादा बेहतर स्थिति में होगा, आम जन इसमें ज्यादा बेहतर स्थिति में होंगे, ज्यादा ट्रेंड होंगे, ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। रजत जी, एक क्वेश्चन मैं ये करना चाहूंगी आपसे कि एआई की ऐसी कौन सी चीज जो आपको उत्साहित करती है, और ऐसा कोई ऐसा दिन जो रात भर आप सोए नहीं होंगे यही सोच सोच कर? देखिए वही दो उत्साहित तो ये करती है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो बड़ी समस्याएं हैं जो हम मानव बायसेस के कारण नहीं खत्म कर पा रहे हैं, वो शायद चाहे जितना भी बायस एआई में हो वो एआई शायद खत्म कर पाए। जैसे जो लड़ाइयां होती हैं, उन लड़ाइयों के पीछे जो रीजनिंग दी जाती है, हर कोई जो भी लड़ता है वो कहता है कि नहीं मैं सही हूं और उस पर लड़ाई होती है, राइट। लेकिन इन चीजों को शायद एआई ज्यादा बेहतर असेस कर पाए, क्योंकि एआई थोड़ा दूर से उन चीजों को देख रहा होगा। जब हम जो लड़ रहे हैं हम इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मान लीजिए यूरोप के कोई 2 देश लड़ रहे हो, अफ्रीका के कोई देश लड़ रहे हो, तो हमें लगता है कि अच्छा ठीक है वो दोनों लड़ रहे हो सकता है वो बहुत छोटी सी चीज पे लड़ रहे हो, बोलेंगे अरे क्या बच्चों जैसा लड़ रहे हो। लेकिन जब हम लड़ रहे हैं किसी से तो हमें वो चीज छोटी नहीं लगती, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई शायद इन चीजों को बेहतर तरीके से देख पाए, यहां मैं होप देखता हूं। इसी में आप क्लाइमेट चेंज ले लीजिए, इसी में आप पॉवर्टी एलिवेशन ले लीजिए। लेकिन जो डर वाली बात आती है, डर भी 2 लेवल पे, एक पर्सनली मेरे लिए है, मुझे लगता है कि अगर मैंने एआई का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो जो मेरी स्किल्स हैं, जो मेरी क्रिएटिविटी है, जैसे मान लीजिए मैं आर्टिकल्स लिखता हूं अगर, तो उसमें अगर मैंने एआई का ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया या एआई को ही बोल दिया कि आप आर्टिकल लिख दो और मुझे लिखकर दे दो टाइम बचाने के लिए किसी चीज में, तो मेरी जो ये स्किल है वो खत्म हो जाएगी, क्रिएटिविटी मेरी खत्म हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल डर है। और दूसरा जो डर सभी का है कि एआई ह्यूमंस को गुलाम बना लेगा और उनसे काम कराएगा, ये ऐसा डर है जो कभी ना कभी घूम फिर के आ ही जाता है। अभी हाल में एक ट्रेंड आया हुआ था, फिलहाल आप देख रहे होंगे सारी लड़कियां जो है साड़ी बदल रही हैं, साड़ी बदली जा रही हैं और एआई के थ्रू सारी चीजें हो रही हैं। अपने आप को लोगों की डीपी भी बदल रही है जो कि सालों से नहीं बदली थी। तो क्या ये सच है कि एआई जो है आपको जो साड़ी पहना रहा है वो साड़ी उतार भी सकता है? यही सबसे ज्यादा खतरनाक चीज भी है, और ये सिर्फ साड़ी या महिलाओं के लिए भी नहीं बल्कि बच्चों के लिए भी बात होती है। जो भी इमेजेस आप डाल रहे हैं, अगर एआई का गलत इस्तेमाल किया जाता है, उस इमेज से हर तरह की चीजें बनाई जा सकती हैं। जो अश्लील कंटेंट है वो बन सकता है, न सिर्फ इमेजेस बल्कि वीडियो भी बनाए जा सकते हैं, और ऐसे वीडियो बनाए जा सकते हैं कि आप अंतर भी नहीं कर पाएंगे कि क्या ये वही व्यक्ति है या नहीं, वही पर्सन है या नहीं है। तो इन सब चीजों पर कंट्रोल लगाने के लिए ही बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट कुछ सेटअप रेगुलेशन करें और
कंपनीज भी इन चीजों पर ज्यादा फोकस। प्राइवेसी हनन नहीं है ये? बिल्कुल प्राइवेसी हनन है। और आप सिर्फ इसकी प्राइवेसी की बात कर रही हैं, कॉपीराइट्स का भी लीजिए। मान लीजिए आप ही बहुत सारी चीजें लिखा करती हैं, बोलती हैं, आपकी ही आवाज का इस्तेमाल या आपके बोलने के तरीके का इस्तेमाल करके कोई एआई एंकर बना ले जाए, आपका उस पर कोई राइट नहीं होगा। न सिर्फ आपकी प्राइवेसी चला गया बल्कि आपका अधिकार भी चला गया। आप जिस चीज से पैसा कमा सकते थे, मान लीजिए कोई सिंगर है, कोई एक पर्टिकुलर गाना है, मान लीजिए पुराना ही गाना है, किशोर कुमार का गाया हुआ है, वो अरिजीत सिंह की आवाज में गाया जा रहा है, या अरिजीत सिंह का गाया हुआ गाना मोहम्मद रफी की आवाज में गाया जा रहा है, किसको इसका पैसा मिलेगा, किसको इसकी रॉयल्टी मिल रही होगी, कौन देख रहा होगा, राइट? ये सारे ऐसे कॉपीराइट के, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के सवाल हैं जो बहुत गंभीर हैं आज के समय में। और न सिर्फ प्राइवेसी बल्कि कॉपीराइट के सेंस में भी, पेटेंट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के सेंस में भी जरूरी है कि कुछ स्पेसिफिक रूल्स और कानून बनाए जाए। हर ट्रेंड को फॉलो करना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं, डेफिनेटली नहीं। ये तो लोगों पर डिपेंड करता है, बट आज के समय में लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रेंडी दिखना चाहते हैं। उनको जैसे आईफोन अभी जस्ट लॉन्च हुआ है और आपने देखा होगा कितनी भीड़ उसके पीछे लगी थी। सबके पास है, जिसके पास आ रहा है बस फोटो क्लिक करो, डालो और चल दो कि भाई हमने तो ले लिया है। शायद भारत में राशन के लिए इतनी लाइन ना लगती हो जितनी उस समय लगी हुई थी वहां पे। तो ये ट्रेंड की ही बात है ना? तो लोग कुछ भी हो जाए उसे नहीं छोड़ेंगे। और भारत में जनसंख्या इतनी ज्यादा है कि उसका बहुत मामूली परसेंट भी अगर उस ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तब भी हो सकता है लाखों लोग उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो। हमारी युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देंगे एआई के लिए? एआई के लिए संदेश सिंपल है। पहला तो ये कि आप समझिए, डरिए मत। एआई से डरना जरूरी नहीं है। और ये भी जानिए कि समस्या ये नहीं है कि एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बुद्धिमान है। आप ये समझिए कि एआई तो बुद्धू है, वो मूर्खतापूर्ण हरकतें कर रहा है बहुत सारी चीजों में, उसको बुद्धू बनाया जा सकता है अभी भी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो और दिक्कत एआई के साथ ये भी हो गई है कि वो सोशल मीडिया से सीख रहा है, जो ऑलरेडी एक बहुत स्टूपिड बुक है अगर आप सोचे तो, है ना? तो युवाओं के लिए ये है कि आप इनसे डरिए बिल्कुल मत। पहचानिए कि इसकी क्या खासियत है, क्या कैपेबिलिटीज है, हम उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। और ऐसा भी ना हो जाए कि आप उसके साथ इतना गलत तरह से जुड़ जाएं कि आपको इवेंचुअली उसका ज्यादा नुकसान झेलना पड़े, यानी कि एडिक्शन जैसे बात होती है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। इस्तेमाल के तौर पे ही, टूल के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाए। और भविष्य बहुत अच्छा है अगर आप एआई का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। दुनिया का क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन आपके लिए जो एक इंडिविजुअल है, युवा है, उसके लिए एआई का इस्तेमाल, एआई की लर्निंग बहुत जरूरी है। रजत जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारियां हमें मिली हैं। तो आपने सुन लिया एआई के बारे में, लोगों ने बहुत तरह तरह की बातें सोची थी, एआई गलत है, अच्छा है, बुरा है, बहुत सी बातें थी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आपने अगर रजत जी को सुना होगा पूरे पॉडकास्ट में, तो आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो चुका होगा। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही एक और बात कहूंगी कि अगर आपको कोई और ऐसा पॉडकास्ट चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू।